फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर 3 जिसका नाम होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अभी तक आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी कैसे बनी या ग्रह कैसे बने, ब्रह्मांड की जो संरचना हुई वो कैसे हुई, सौरमंडल कैसे बना। आज हम पढ़ेंगे अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो यदि आपने पृथ्वी को सोचा हो, कभी देखा हो, तो आपको यही पता होगा कि पृथ्वी एक गेंद की तरह है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल होती है। लेकिन पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाओं द्वारा भूदृश्य को आकार देता है। ठीक है, और अंतर्जात प्रक्रियाओं का प्रभाव को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है, और इसकी प्रकृति को समझना, इसको यदि अनदेखा कर दिया तो आप इसकी प्रकृति को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज हम बात करेंगे पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में। ठीक है, तो बात करें पृथ्वी की संरचना के बारे में, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, भूपर्पटी के बारे में पढ़ा, क्राउड के बारे में, कोर के बारे में, इन सब पदार्थों की परतों के बारे में हमने विभाजन किया था और ये हमने पढ़ा था। अब ये जानना भी अत्यंत ज़रूरी है कि वैज्ञानिकों ने इन परतों का कैसे जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो उस पर हम आएंगे। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन के बारे में हम बात करें तो भूगर्भ की पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है, और पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। ठीक है, इस प्रकार से संरचना है पृथ्वी की कि उसके अंदर तक यदि आपको यंत्र भी भेजेंगे तो वो भी नहीं जा सकता। और ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी वैज्ञानिकों ने हमें यह जानने में बहुत सारे प्रूफ दिए हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, कितनी गहराई से किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जो अधिकतर जानकारी है वो परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। जैसे कि प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में हम बात करें, प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में बात करें तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा कह सकते हैं कि ये जो चट्टानें हैं वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका की सोने की जो खानें हैं वो 304 किलोमीटर तक गहरी हैं, और इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि यदि हम पृथ्वी से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान घटता है, लेकिन यदि हम नीचाई में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो तापमान बढ़ता जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी की संरचना है वो इसी प्रकार है कि नीचे तापमान, आप आगे जानेंगे कि क्यों तापमान बढ़ता है। ठीक है, तापमान बहुत अधिक होता है। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह है जैसे गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। ठीक है, आज तक सबसे गहरा जो प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोयला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ठीक है, आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही किया गया है, इसे समझिएगा। फिर भी आगे हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रूफ जुटाए हैं। ठीक है, कैसे पता लगाया है। ज्वालामुखी उद्गार जो है वो एक प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है, अर्थात जो ज्वालामुखी है वो बताता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या मौजूद है और कितनी गहराई से आता है। तो जैसे कि कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो ये प्रयोगशाला में सीधे भेजा जाता है, और इस बात का पता कर पाना, लेकिन इस बात का जो पता कर पाना है वो कठिन है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो लावा है, जो ज्वालामुखी का उद्गार है, ये बहुत ही एक अच्छा स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है। आगे बात करें अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में, तो पदार्थ की गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में दबाव में वृद्धि होती है।
इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट आ जाए कि गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, दबाव कम होता है, या बोल दे कि घनत्व में भी कम होता है, तो घनत्व, जो पदार्थ का घनत्व है वो भी बढ़ता है। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का जो दूसरा स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, वो है उल्काएं। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे उल्का पिंड तो ऊपर से आते हैं, वो गहराई से कैसे संबंधित है, तो इस चीज़ को भी समझिए। भले ही वो अंतरिक्ष से आते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना होती है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के से मिलती जुलती है। ठीक है, वो जो उल्का पिंड आते हैं उनकी जो संरचना है वो धरती से मिलती जुलती है, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं, और उनसे ही अध्ययन करके पता निकाला जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है वो कैसी है। ठीक है, तो उल्काओं का अध्ययन करना भी एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में देखें, ये जो मैंने आपको बताया अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बताया उल्काओं के बारे में, तो अगर ये स्टेटमेंट डाल दे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार ऑप्शन आपको सही लग जाएगा, चूंकि वो अंदर से आ रहा है। लेकिन वहीं अगर उल्काएं पिंड आ जाए तो आप तो ये सोचें कि नहीं कि भाई उल्का पिंड कैसे होगा, तो आप शायद से उसको गलत कर दें, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र में भूकंप संबंधी क्रिया शामिल है। जैसे भूकंप आते हैं तो वो भी एक क्रिया है जो एक अन्य स्रोत है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण एक समान नहीं है। ठीक है, और यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं भूकंप के बारे में। एक बार हम इस संरचना को भी देख लेते हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यहाँ पे आपको समझ जाएगा। वैसे तो आगे आने वाले टॉपिक में हम मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास चित्र है तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी है। एक पृथ्वी का पीस, जैसे केक का पीस होता है वैसा एक पीस ले लिया है कट करके। तो उसको देखें आप, तो ये जो लेयर है जहाँ पे पानी है, यहाँ पे पहाड़ हैं और यहाँ पे हम रहते हैं, ये जो लेयर है ये क्या है, भूपर्पटी है, क्रस्ट है। उसके बाद आता है आपका मेंटल। ठीक है, मेंटल आता है, उसके बाद आता है आउटर कोर, उसके बाद आता है इनर कोर। ठीक है, बाह्य कोर और इनर कोर। ठीक है, इस प्रकार से जो पृथ्वी है उसकी संरचना बनी हुई है लेयर्स में। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में। चूंकि भूकंप की बात हुई है कि भूकंप भी एक स्रोत है, तो भूकंप साधारण भाषा में भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी के कंपन को कहते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है। और कैसे क्या होता है इसमें भूकंप में, तो भूकंप के बारे में हम देखें तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन है और यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यह एक प्राकृतिक घटना है। और इस घटना में क्या होता है कि ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। पूजा के नहीं, ये ऊर्जा के हैं। ठीक है, ऊर्जा के निकलने के कारण क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर क्या लाती हैं, भूकंप लाती हैं। भूकंप, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है इसके बारे में हम बात करें तो भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें भ्रंश होती हैं। ठीक है, जिनसे होकर, यदि ये भूपर्पटी है तो इससे होकर भ्रंश अर्थात दरारें होती हैं, और इससे निकल के ऊर्जा निकलती है बाहर। और जब वो बहुत तेजी से निकलती है तो क्या होता है कि दोनों तरफ की जो भ्रंश है, ये भ्रंश के दोनों तरफ जो शैल हैं वो विपरीत दिशा में गति करती रहती हैं। ठीक है, एक इधर गति कर रही है, एक इधर गति कर रही है। लेकिन क्या होता है कि जब ऊपर की शैलखंड दबाव डालते हैं, ठीक है, ऊपर की शैलखंड दबाव डालते हैं और इनका आपस में घर्षण होता है। ठीक है, इस परस्पर घर्षण, जो घर्षण है उन्हें परस्पर बांधे रखता है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के समय घर्षण का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शैलखंड विकृत हो जाते हैं और अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। अर्थात ये इधर जा रहा है तो ये इधर को चलेगा
और इधर जा रहा है तो इधर को, और ये विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। और फिर जब ये टकराते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा पृथ्वी में बाहर की भ्रंशों से आती है और क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है। और भूकंप का उद्गम जहाँ पे होता है उसे क्या कहते हैं, अवकेंद्र कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अवकेंद्र कहा जाता है। और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, जो उद्गम केंद्र के सबसे समीप होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो जो क्या होता है, जो अधिकेंद्र होता है वो उद्गम केंद्र के बिल्कुल ऊपर, ठीक ऊपर होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कुछ भूकंप का एक आपको चित्र देखने को मिल रहा होगा कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। तो यदि भूकंप यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो ये कौन सा एरिया होगा, इसको बोलेंगे अवकेंद्र, क्योंकि यहाँ से भूकंप निकला है। ठीक है, यहाँ से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इसके ठीक समकोण पे जो यहाँ पे रहेंगे, जो समकोण पे यहाँ पे रहेंगे लोग, ठीक इसके ऊपर, वो क्या कहलाया जाता है, अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र कहलाया जाता है। और इस अधिकेंद्र पे ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भूकंप का। और तरंगे इस प्रकार से फैलती हैं। अभी हाल ही में भूकंप आया भी है, बहुत झटके से, बहुत तेज़ भूकंप देखने को मिला है। 7.8 की स्पीड से देखने को मिला है तुर्की में और सीरिया में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा विनाश हो चुका है। तो भूकंप बहुत ही विनाशकारी है। ठीक है, ये प्लेट्स के टकराने से होता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब ये आते हैं और टकराते हैं तो उससे भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्वी की जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उससे यह उत्पन्न होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भूकंपित तरंगों के बारे में समझे। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। और स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। और भूकंपीय तरंगों का अभिलेख वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों में प्रदर्शित किया जाता है। भूगर्भिक जो तरंगे होती हैं उनका उद्गम केंद्र से ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान जो पैदा होता है भूकंप, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ता है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण एक नई तरंगे उत्पन्न होती है। अन्योन्य क्रिया अर्थात एक दूसरे के कारण जो क्रिया होती है उसे अन्योन्य क्रिया कहते हैं, जिसे धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, तो भूगर्भिक तरंगे जो हैं, अर्थात ये तरंग जो चल रही है और ये तरंग है, अगर तरंग से तरंग टकरा रही है तो वो अन्योन्य क्रिया हो रही है, उससे धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तरंगे हैं। भूगर्भीय तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे अर्थात प्राथमिक तरंगे जो सबसे पहले उत्पन्न होती है। एस तरंगे अर्थात जो सेकेंडरी होती है। इनके बारे में छोटा सा देख लेते हैं। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती है। वहीं जो द्वितीयक तरंगे है, सेकेंडरी है, वह तरंग केवल ठोस पदार्थों से के माध्यम से ही चलती है और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। सबसे ज़्यादा भयानक ये एस प्रकार की जो तरंगे हैं वही होती हैं। भूकंपीय तरंगों का संचरण के बारे में हम बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंप की तरंगों के संचित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही संचारित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों के समानांतर ही होती है। ठीक है, वहीं एस तरंगे जो हैं वो ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। ठीक है, यदि ये केंद्र है और यहाँ पे इसके समकोण पर ये क्या पैदा करेगी, ये एस जो सेकेंडरी होगी वो इसके एकदम समकोण पर तरंगे पैदा करेगी। वहीं जो पी तरंगे होंगी, जो प्राइमरी तरंगे होंगी, वो समानांतर होंगी अर्थात चारों दिशाओं में होंगी। लेकिन वहीं जब सेकेंडरी तरंग आएगी, सेकेंडरी जो तरंग निकलेगी वो डायरेक्ट ऊपर अपने 90 डिग्री के कोण पे समकोण को हिट करती है। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ यही है।
यह जिस पदार्थ से गुजरती है, ठीक है, एस तरंगों के बारे में बात हो रही है, अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बना देती है और धरातलीय तलीय जो तरंगे होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी समझी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे जब पढ़ते हैं भूकंप के प्रकारों के बारे में हम बात करें तो भूकंप के प्रकार भी कई हैं। जिस प्रकार से भूकंप हैं उनके प्रकार भी हैं। कोई हल्का भूकंप है तो कोई जैसे टेक्टोनिक प्लेट से उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम बात करें। सामान्यतः जो भूकंप है वो विवर्तनिक भूकंप से ही अधिक आते हैं, लेकिन भूकंप और भी तरह से आते हैं। जैसे कि आगे पढ़ें, जैसे कि खनन क्षेत्र है, ठीक है, खनन क्षेत्र है या विस्फोट है, कोई बड़ा विस्फोट हो जाए तो भी पृथ्वी में कंपन होता है ना, तो उससे भी भूकंप आता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सामान्यतः जो विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं, ये भूकंप ब्रांच तल के किनारे चट्टानों के टकराने से, सरक जाने से के कारण उत्पन्न होते हैं। सड़क नहीं है, सरक जाने से उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जल भूकंप समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांश है, एक सेकेंड रुकिए, शायद से कुछ मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको ठीक से बता देती हूँ। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ठीक है, जन्य है, और यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। तो ज्वालामुखी भी एक कारण है भूकंप के आने का, जैसे कि विवर्तनिक है, टेक्टोनिक प्लेट्स का सरक जाना है, विपरीत दिशा में चलना है, वैसे ही ज्वालामुखी का आना भी भूकंप का कारण है। वहीं दूसरा, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत जो खानें हैं वो ढह जाती हैं, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? नियत भूकंप कहा जाता है। परमाणु, कभी कभी परमाणु जो रासायनिक विस्फोट होते हैं उससे भी भूमि में कंपन होता है। यदि आपने देखा होगा डीजे, आजकल बेस बहुत बढ़ता है डीजे में भी, तब भी आपने अपने आप में शरीर में, कपड़ों में कंपन महसूस किया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा तेज आवाज़ से भी कंपन आता है। ठीक है, तो ध्वनि के एक लिमिट से ज़्यादा हो जाने पे भी पृथ्वी में कंपन आता है। तो जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र होते हैं उन्हें भूकंप जनित, बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंप की माप के बारे में बात करें, भूकंप पे इतनी बात हो गई कि इसको मापा कैसे जाता है। तो रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है भूकंप मापनी, जिसके द्वारा इसको मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होती है, और भूकंप की जो तीव्रता है वो 0 से 10 तक हो सकती है। और आपने अभी देखा होगा तुर्की में कितना ही 7.8 की स्पीड से भूकंप देखने को मिला, जो कभी कभी ही देखने को मिलता है साल दर साल में, वरना तो इतनी स्पीड से कोई भूकंप नहीं आता है। 3-4 साल में ही ये भूकंप देखने को मिलता है। एक बार भूकंप के प्रभाव के बारे में तो आपको पता ही होगा। भूमि का हिलना, भूस्खलन होना, मृदा द्रवण होना, बांध व तटबंध का टूट जाना, ठीक है, इमारतों का टूटना गिरना, ऐसी ऐसी पिक्चर्स तो आजकल वैसे भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रही है, तुर्की का, सीरिया का। तो आपको ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि भूकंप से जो प्राकृतिक आपदा आती है वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, और कितनी हानि होती है, जन धन की, दोनों ही प्रकार की हानि देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करें भूकंप की आवृत्ति के बारे में। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है ना, और तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की हानि अधिक होती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्राय ये देखा जाता है कि रिक्टर स्केल पे 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन अभी कितनी देखी, 7.8, जो 1-2 वर्षों में ही आते हैं। और जबकि हल्के जो भूकंप है वो हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते रहते हैं। ठीक है, बात करें पृथ्वी की संरचना की, भूपर्पटी की हम बात करें तो जो भूपर्पटी है यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, पाई जाती है। भूपर्पटी की लंबाई के बारे में हम बात करें तो भूपर्पटी की जो लंबाई है, मोटाई है, वो 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे, जो महासागरों के नीचे है, सॉरी, जो महासागरों के नीचे है, भूपर्पटी की जो मोटाई है वो महासागरों के नीचे, यहाँ आप देख सकते हैं, 5 किलोमीटर ही देखने को मिलती है। बल्कि
महाद्वीपों में यह 30 किलोमीटर तक की होती है और पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्वत की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेंटल के बारे में। यहाँ आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा, भूपर्वती भी देखने को मिल रही है, मेंटल भी, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, तो पिक्चर बार बार नहीं देखेंगे, आप खुद एक बार जूमिंग करके देख लीजिएगा। मेंटल के बारे में बात करें तो भूगर्भ में पर्वती के नीचे का भाग स्थल जो होता है वो मेंटल होता है। ये मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल इसको नाम दिया गया है। तो भूगर्भ में पर्वती के नीचे का जो भाग मेंटल कहलाता है, यह है 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, ये मेंटल कितना पाया जाता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। और यह जो है, जो मेंटल है, यह एक तरल पदार्थ के रूप में, ठीक है, भूपर्वती मेंटल का ऊपरी भाग है, ये हमने जान लिया, इसकी मोटाई भी हमने देख ली। लेकिन जो ये मेंटल है, यह क्रोड़ के बारे में हम बात करें, मेंटल के बारे में हमने पढ़ लिया, 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है और इसका विस्तार 400, जो दुर्बलता मंडल है, इसका ऊपरी भाग जो है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, जिसको एस्थेनो शब्द का अर्थ एस्थेनो के नाम से भी जाना जाता है। एस्थेनो का जो मीनिंग होता है वो दुर्बलता से है। ठीक है, और इसका विस्तार अर्थात जो मेंटल है वो भी ऊपर से कमज़ोर माना जाता है, दुर्बल माना जाता है, नीचे थोड़ा स्ट्रोंग माना जाता है। तो मेंटल में भी दो प्रकार देखने को मिलते हैं, स्ट्रोंग एंड कमज़ोर। ठीक है, तो चलिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका जो मुख्य स्रोत है वो यही है। ठीक है, मेंटल ही है। और भूपर्वती एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनाते हैं, स्थलमंडल बनाते हैं और कहलाते हैं। इनकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, इसके बारे में हमने बात कर ली। निचले मेंटल का जो विस्तार है, ठीक है, निचले मेंटल का जो विस्तार है वो दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक होता है और यह ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। तो जो लावा देखने को मिलता है, ज्वालामुखी उद्गार, वो मेंटल से ही देखने को मिलता है। कहाँ से, दुर्बलतापूर्ण जो इसका हिस्सा है वहाँ से। बात करें क्रोड़ के बारे में, भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड़ को समझने में सहायता की है। क्रोड़ जो मेंटल है उसकी 2900 किलोमीटर की गहराई पर है और क्रोड़ एक, ये जो क्रोड़ है ये एक तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड़ जो है, बाहरी क्रोड़ जो है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में। ये भी मेंटल की तरह है, जो ऊपर का एरिया है वो थोड़ा दुर्बलता है, लेकिन वहीं जो नीचे का मेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही जो क्रोड़ है वो बाह्य तो दुर्बल है लेकिन आंतरिक वह स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ लेयर बनी हुई है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। ज्वालामुखी के बाद क्रोड़ जो है वो भारी पदार्थों का बना है, जैसे कि निकेल और लोहे का, इसलिए इसको नीफे भी कहा जाता है। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस से राख, तरल चट्टानें निकलती हैं, पर चट्टानी पदार्थ निकलते, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि वे पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, यदि अभी निकल रहा है और अभी अभी बाहर आया है तो वो क्या कहलाता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ जो है दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचते हैं और यह क्या कहलाते हैं, मैग्मा कहलाते हैं। यदि मेंटल के अंदर है तो ये मैग्मा कहलाता है, लेकिन जैसे ये भूपटल पर ऊपर आ जाता है तो यह लावा कहलाता है। ठीक है, यहाँ ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको हम ओरली समझ लेते हैं इस पिक्चर को ज्वालामुखी का। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी है और यहाँ से जो ये जहाँ जहाँ कमज़ोर छिद्र होंगे, रंध्र होंगे, भ्रंश होंगे, ये वहाँ से मैग्मा निकलकर आ जाता है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, लेकोलिथ और फेकोलिथ के बारे में भी हम आगे देखेंगे। चलिए, कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं, शिल्ड मुख्य ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, इनके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि शिल्ड ज्वालामुखी क्या होता है। तो शिल्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों को क्या कहा जाता है, शिल्ड ज्वालामुखी कहा जाता है और ये सबसे विशाल है। वहीं बात करें मिश्रित ज्वालामुखी की, तो इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व
गाढ़ा लावा उद्गार होता है और इन्हें ये प्राय ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होता है इनमें, और इनमें इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंड जो होते हैं पदार्थ और राख भी धरातल पर पहुंचती है, और पदार्थ निकास नली से के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसके जमाव को क्या कहा जाता है, मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित ज्वालामुखी। वहीं ज्वालामुखी कुंड के बारे में बात करें तो यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर यह विस्फोटक होते हैं, और जब इनमें विस्फोट होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय, ठीक है, ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं बना पाते, ये ऐसे धंस जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनकी संरचना देखने को मिलती है। तो ये ज्वालामुखी कुंड, जैसे ही नीचे धंस गया तो ये क्या बन गया, एक कुंड बन गया ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है कुंड संरचना। ठीक है, कुंड ज्वालामुखी। बेसाल्ट पर्वत क्षेत्र में जो एक होते हैं ज्वालामुखी, वो बेसाल्ट पर्वत क्षेत्र में आते हैं। दूसरे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, तो ये दो ज्वालामुखी बेसाल्ट के बारे में बात करें तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बहकर निकलता है। ठीक है, वहीं बात करें मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की, तो इन ज्वालामुखी के जो उद्गार हैं वो महासागरों में होता है। महासागरीय है तो इसका महासागर में उद्गार होता है, और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। ठीक है, आगे बात करें बैथोलिथ के बारे में। बैथोलिथ को हम समझेंगे पिक्चर के साथ। ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, तो एक बार हम थ्योरी देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको पिक्चर में समझा दूंगी। यदि मैग्मा का पिंड भूपर्पटी की अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए और यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाए तो अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा पदार्थ जो ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होता है, इसको बैथोलिथ कहा जाता है। एक बार और समझिएगा, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए और गुंबद के आकार में विकसित हो जाए और यह ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह एक धरातल पर प्रकट होता है, मतलब ऊपरी जो परत है वो हट जाए और ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और ये कभी कभी इनकी जो गहराई होती है वो कई किलोमीटर तक होती है, और ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों का जमा हुआ भाग है। अर्थात सिंपल सी बात है, जमा हुआ जो मैग्मा है, यदि ये पृथ्वी की प्लेट्स हैं तो यदि ये जमा हुआ अंदर ही ठंडा हो जाता है मैग्मा, ठीक है, और ये ऐसे गुंबदीय रूप ले ले ठंडा होने के बाद, तो ये बैथोलिथ होगा। सिंपल सी बात ये है। वहीं बात करें लेकोलिथ की, तो यह गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका जो एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल एवं वह एक पाइप रूपी वाहक नली के से नीचे से जुड़ा होता है, और इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी की गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है और ये ऊपर आके बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, यह इतना सा अंतर इसमें होता है। ये जो है ये धरातल के ऊपर देखे जाते हैं, जो लेकोलिथ होता है वो धरातल के ऊपर देखा जाता है और बैथोलिथ धरातल के अंदर देखा जाता है। ठीक है, दोनों ही जो लावा ठंडा हो जाता है उसका रूप है। सिंपल सी बात तो ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, बाकी पिक्चर में अभी समझा देती हूँ आपको। देखिए, यहाँ देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ये लेकोलिथ लिखा हुआ है जहाँ पे रेड मार्क किया गया है, तो अंदर जमा हुआ लावा क्या कहलाता है, लेकोलिथ कहलाता है। ठीक है, और यहीं पे आप एक बार समझ लीजिए, पिक्चर से ही समझ लीजिए, लावा यदि पृथ्वी के अंदर की परतों में इस प्रकार से जमा हो, ठीक है, तो ये सिल कहलाता है, और यदि ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है, इस तरीके से जमे, ऊपर की तरफ जमे, तो वो क्या कहलाता है, वो डाइक कहलाता है। ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो आपने यहीं पे समझ लिया तो आपको इजी हो गया। ठीक है, ये डाइक कहलाता है, इस तरह से जमा हुआ लावा
डाइक कहलाता है इस रूप में जमा हुआ, और ऐसे फैला हुआ ये सिल कहलाता है। ठीक है, चलिए। लेपोलिथ, फेकोलिथ व सिल के बारे में। ऊपर उठता लावा कुछ भाग 360 दिशा में पाए जाने वाला कमजोर धरातल में चला जाता है और यहाँ अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक तस्सरी के आकार में जम जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लेपोलिथ कहा जाता है। कई बार अंतर्वेदी चट्टानों में जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, अंतर्वेदी चट्टानें जो हैं उनमें क्या होता है, लावा का जमाव होता है। और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में, ठीक है, मोड़दार अवस्था में ये जो है ये जम जाते हैं। मोड़दार अवस्था में, एक सेकेंड, मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जो जमाव पाया जाता है और ये परतनुमा लहरदार होता है। लहरदार चट्टानें का एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है। तो ये जो सिंपल सी चीज़ ये है, अगर मैं आपको समझाऊं तो लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल, ये लावा का जमा हुआ रूप है और ये आकार के रूप में इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। बस सिंपल सी चीज़ तो ये है। ठीक है, यदि लावा इस तरह से जमा है तो वह डाइक है, ऐसे जमा है तो वह सिल है, वहीं वो इस तरह से जमा है तो वो लेपोलिथ है, बैथोलिथ है। ठीक है, और यदि वह इस तरह के से जमा है, लहरदार नुमा जमा है, तो वो लेपोलिथ है। यदि यदि पृष्ठ के जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी की भूपर्पटी उसके ऊपर जमा है तो बैथोलिथ है, अंदर जमा है तो लेपोलिथ है। ठीक है, लेकोलिथ है। वहीं लेपोलिथ और फेकोलिथ लहरदार नुमा है तो लेपोलिथ है। ठीक है, और यदि यह मैग्मा भंडारों से जुड़ी नली के अंदर, ठीक है, यदि यहाँ पे नली के अंदर मेंटल से ये जो लावा भरा पड़ा है, यदि नली के अंदर जुड़ रहा है तो वो फेकोलिथ है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है, आपको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, एक बार आप इसको थ्योरिकल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि समझाने का काम बहुत ज़्यादा था। तो आप हमारा डिलाइट IAS ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल, जहाँ आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी और डेली क्विज भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।